बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कल मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एंड कर लिया था, नेचर रूल्स मालूम कर लिए थे और हमने ये कंक्लूड कर लिया था कि जो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिनके हम रूट्स क्रोनोलॉजिकली मालूम करते थे, सही, उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया था उस इक्वेशन को, और हमने इसको उस इक्वेशन को जीटा और ओमेगा एन में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो उस इक्वेशन को हमने जीटा और ओमेगा एन में कन्वर्ट कर लिया था और हमने ये कंक्लूड किया था कि मैं कोफिशिएंट्स को क्या करूंगा, जीटा और ओमेगा इनके फॉर्मूले में पुट करूंगा और मुझे इससे क्या मिल जाएगी, रूट्स की नेचर। कि रूट्स आपके आइदर कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स की दो कैटेगरी हमने बनाई थी, मैं थोड़ा दिखाता हूँ। हमने कॉम्प्लेक्स की दो कैटेगरी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया था खुद से। फिर हमने देखा था कि जो रूट्स की नेचर है वो डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू मिलती है, सही, इसके थ्रू हमने जीटा का फॉर्मूला निकाला था। और फिर हमने केसेस देखे थे कि आइदर आपके अगर रूट्स आपके रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो आपके पास जो केस होगा वो ओवरडैम्प वाला केस होगा और आपके पास आउटपुट जो होगा स्टेबल और लो होगा, सही है, यानी स्लोली वो ट्रांजिएंट से स्टेडी स्टेट में जा कन्वर्ट हो रहा होगा। इसलिए कुछ जनरल इक्वेशन में देखी थी, सही। और फिर हम देखा कि रूट्स अगर आपके सेम हो तो क्या इक्वेशन होंगी, फिर अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स हो इसके दो पार्ट होंगे, अगर तो रियल इसमें पार्ट है और साथ ही साथ इमेजिनरी भी है, तो उस केस में जो इक्वेशन हमारे पास होगी वो एक्सपोनेंशियल साइनसॉइडल डैम, जो इसके थ्रू जो हमें आंसर मिलेगा वो एक्सपोनेंशियल साइनसॉइडल डैम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यानी हमें जो ये जनरल इक्वेशन थी इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया था। ठीक है, तो इसमें जो फेदर वाला पार्ट था वो हमने कॉस और साइन में हमने उस आंसर को किस में कन्वर्ट कर लिया था, मतलब इस वाली इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लिया था, कॉस और साइन में। ठीक है, तो इस हमें फेदर वाला पार्ट जो इस इक्वेशन में फाइंड आउट करना मुश्किल है, वो हमने फिर थोड़ा सा इसको चेंज करके और इस पर आइगन प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये हमने इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिया था। सही, तो हम जो इक्वेशन यूज करेंगे इस केस के लिए, कॉम्प्लेक्स वाले केस में, वो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, रेदर देन हम ये यूज करें, ठीक है, हम ये इक्वेशन प्रेफर करेंगे। सही, तो ये हमने आउटपुट देख लिया था। उसके बाद दूसरा केस देखा था जब हमारे पास जीटा जीरो था, यानी b1 आपके पास जीरो है, तो उस केस में रिस्पॉन्स जो होगा वो अंडर टाइम साइनसॉइडल और सस्टेन ऑसिलेशन होगी। जो आउटपुट जो आपके पास आएगा वो साइनसॉइडल फंक्शन होगा लेकिन सस्टेन ऑसिलेशन होगी। मतलब आपके पास एक आउटपुट आ रहा है, उसने उसने ट्रांजिएंट से क्या हुआ, शूट करके वो गया आपका पीक पे, और फिर वो क्या हो रहा है, वो ऑसिलेटरी परफॉर्म कर रहा है, वो डैम्प आउट नहीं हो रहा, सही, तो इसको बोलते हैं सस्टेन ऑसिलेशन। अच्छा, इसके बाद हमने ओमेगा एन का फॉर्मूला ट्राई किया था, क्योंकि हम जो जनरलाइज्ड इक्वेशन भी बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो जीटा और ओमेगा एन के फॉर्म में होगी। तो रूट्स पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, मतलब क्या हमें नेचर पता चल जाएगी अपने ट्रांजिएंट रिस्पांस की, कि आइदर वो अंडर डैम्प है, डैम्प है, या क्रिटिकल डैम्प है, या ओवर डैम्प है। सही, तो हमने वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली थी, उसको फिर डिवाइड कर दिया था हमने बी नॉट से। सही, और फिर हमने इन दोनों क्वांटिटीज को जो हमने फाइंड आउट की थी ओमेगा एन और जीटा, मतलब इस इक्वेशन को हमने इसको जीटा और ओमेगा एन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। सही, तो ये आपके पास जीटा आ गया। फिर हमने इसमें से अंडर रूट टू को वहाँ ले गए थे, दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया था अंडर रूट बी नॉट से, तो हमें बी वन बाई बी नॉट मिल गया था। हमने इसको यहाँ पुट कर दिया था और हमें बस फाइनलाइज इक्वेशन आ गई थी थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद। किसमें, इसमें एम स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एम प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अच्छा, ये डेरिवेशन हो सके तो याद कर, प्रैक्टिस कर लें ज़्यादा बेहतर, वो आसान ही है, प्रैक्टिस कर लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डेरिवेशन इंक्लूड हो सकती है एग्जाम में। डॉक्टर रियाज ने बोला था, सर डॉक्टर रियाज ने, कि डेरिवेशन पार्ट हो सकती है। अब पता नहीं वो देंगे नहीं देंगे या नहीं देंगे, वो अलग बात है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। वैसे इससे पहले वाले मिड के पेपर में तो नहीं आई हुई, दो क्वेश्चन से आए हुए सॉल्व करने के लिए, एक मैकेनिकल सिस्टम था और एक आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम था, सही है। लेकिन इस बार उन्होंने हमें चैप्टर 3 पढ़ा दिया है, तो हो सकता है कि डेरिवेशन आ जाए, लेकिन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। आपको जीटा और ओमेगा का फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको जनरलाइज इक्वेशन याद होनी चाहिए, फिर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सही, याद रखें यहाँ पर हमेशा आपको बी नॉट से डिवाइड करना होगा, क्योंकि आपको इस साइड पे 1 लेकर आना है। सही, बी वन बाई बी नॉट हमने जीटा के क्वेश्चन से निकाला है और बी नॉट बाई बी टू हमें पता है ओमेगा एन का फॉर्मूला में याद होना चाहिए। सही है, मैं थोड़ा सा सॉल्व करके ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हमने यहाँ तक देख लिया था, हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया था कि हमारे पास जनरलाइज एक हमने इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की कंसिडर की थी। अब हम मेरे पास दो रास्ते हैं। पहले तो ये कि मैं क्या करूँ कि इसको
उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर लूँ और रूट्स फाइंड आउट कर लूँ, नेचर पता चल जाएगी। लेकिन वो काफ़ी लेंथी मेथड है और वो बार बार हम ये रूट्स हमें चेंज करने हो, मुझे सिस्टम का रिस्पॉन्स देखना हो, तो मैं बार बार फॉर्मूला थोड़ी अप्लाई करूँगा। तो मैंने एक जनरलाइज अपने इक्वेशन बनाई जीटा ओमेगा की फॉर्म में, और फिर मैंने क्या किया, उसको यूटिलाइज किया। किस तरह? मैंने ये इक्वेशन निकाली थी, ड्राइव की, मैंने इसको इससे कंपेयर करवाया, और मैंने यहाँ से 2 ओमेगा एन पहले कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझे पता है, मुझे बी नॉट भी पता है और बी टू भी पता है। सही, मुझे बी नॉट भी पता है, बी नॉट क्या है मेरे पास, ये रहा 16, और बी टू भी पता है 1। तो मुझे या तो डायरेक्ट भी मिल सकता है ओमेगा स्क्वायर, मैं कह सकता हूँ 16 है, या मैं फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकता हूँ। 4 आया था, 4 को फिर मैंने यहाँ पुट कर दिया, जब मैंने कंपेयर करवाया 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 ओमेगा एन मैंने पुट किया है, पर मुझे जीटा भी मिल गया। तो मुझे ओवरऑल क्या मिल गया, जीटा लेस देन 1। तो मेरा कौन सा केस है मेरे पास, ये अंडर डैम केस है। ठीक है, अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाते, डायरेक्ट रूट्स पता चल जाते, लेकिन यहाँ पर रूट से काम नहीं है ना, असल में हमें नेचर मालूम करनी है रिस्पॉन्स की, फिर उस हिसाब से हम अपना टाइम कांस्टेंट वगैरह सेट करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं टाइम कांस्टेंट क्या है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है बेसिकली, कि एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, उस वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट्स सपोज ग्राफ से समझते हैं, 100% कोई चीज़ आपकी चार्ज है, ठीक है, कोई बैटरी है, उसको कितना टाइम लगा अपनी एनर्जी डिसिपेट करने में, इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अगर वो इस रिस्पॉन्स से फॉर एग्जांपल ई की पावर माइनस जीटो ओमेगा एन टी कहते हैं, या सिग्मा टी कहते हैं, जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। अच्छा, ये कहाँ से आई है? ये यहाँ से आई है आपके पास। हम फिलहाल ये वाला केस देख रहे हैं। ये जब मेरी ये आपका कौन सा केस है, एक्सपोनेंशियल डैम्प्ड साइनसॉइडल फंक्शन, यानी अंडर डैम्प्ड केस है। जब मेरी इसकी वैल्यू 1 होगी, जब मेरी इसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब ये है कि मेरे आउटपुट जो है, जो मेरा ट्रांजिएंट आउटपुट है, उसने 63.2 एनर्जी अपनी लूज कर दी है, डिसिपेट कर ली है। ठीक है, और यानी अब वो कितना रिमेन चार्ज है, 36.8। तो वो अब कितना चार्ज लेगा, यानी कितना उसका राइज टाइम होगा, ठीक है, और कितने टाइम पे वो पीक पे आ रहा है, तो ये चीज़ें हम टाइम कांस्टेंट में कैलकुलेट करेंगे। कितना मैक्सिमम आउटपुट है आपके पास, कितना आपके पास एनर्जी लॉस हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस फॉर्मूले में, यानी इस टॉपिक में देखेंगे, और फिर हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे किसी मैकेनिकल सिस्टम में। ये बात समझ आ रही? तो ये था एक जनरल ओवरव्यू। अब देखते हैं। अच्छा, टाइम कांस्टेंट में ये है कि हमारे पास एक वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये जीटा ओमेगा की फॉर्म है, जो पूरी हम ड्राइव कर चुके हैं ऊपर। सही, अगर मैं इस पे अप्लाई करूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और रूट्स मालूम करूं, मतलब मुझे अगर रूट्स कैलकुलेट करने हो तो इसी तरह कैलकुलेट करूंगा, ये रूट्स आ जाएंगे मेरे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इस पे मतलब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो मैं रूट्स इस तरह मिलेंगे मुझे। ये केस आपका ग्रेटर एन 1 का, जब जीटा ग्रेटर एन 1 है तो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे। जब आपके पास बराबर होगा जीटा, यानी बी1 बराबर होगा बी1 बार के, तो रूट्स आपके इस तरह होंगे। ये रूट्स आ रहे हैं, ये उस जनरल इक्वेशन से नहीं आ रहे जो हमने शुरू में देखी थी, ये वाली। अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे, अभी हम यूज कर रहे हैं जो हमने ड्राइव की है, जो मैंने लिखी हुई है। मैं आपको कंफर्म कर दूं ताकि आप ये नहीं समझ रहे हो ये रूट्स आ कहाँ से रहे हैं। ये रूट्स आपके जो है, ये हम इस इक्वेशन से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये रूट्स आपके यूज होंगे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को ऑब्जर्व करने में। सही, फिलहाल ये देखें कि हमने जनरल इक्वेशन देखी, हमने थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट देखा कि टाइम कांस्टेंट होता क्या है, यानी इसको कितना टाइम लगा इस रिस्पॉन्स को इस 63.2 एनर्जी लूज करने में, डेसिपेट करने में। जब आपके पास ई की पावर सिग्मा टी कहते हैं, या सिग्मा का फॉर्मूला होता है जीटा ओमेगा एन। सही, तो उसको कितना टाइम लगा, कितना टॉ लगा, ठीक है, अपनी इस एनर्जी को डेसिपेट करने में, जब वो 100% चार्ज है, तो हम ये टाइम कांस्टेंट में कैलकुलेट करेंगे। टाइम कांस्टेंट के थ्रू हम पूरा सिस्टम का रिस्पॉन्स देखेंगे, कितना आपके पास राइज टाइम था, कितना टाइम उसको सेटल होने में लगा, कितना मैक्सिमम आउटपुट था उसका, कितना उसका जब वो शूट आउट हुआ तो उसमें कितनी, जाहिर सी बात है शूट होने पे आपकी एनर्जी लॉस हुआ है, तो वो कितना हुआ आपके पास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्टेडी स्टेट। वो हम देखेंगे एक रेशियो एम नॉट के रेशियो से देखेंगे हम कि आपके पास कितना एनर्जी लॉस हुआ है, ठीक है।
कितना उसका पीक टाइम है, सही, कितना इसका पीक आउटपुट है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सही है, तो हमारा टाइम कॉन्स्टेंट का टॉपिक यही चीज़ें कवर कर रहा होगा, ठीक है। और फिर बाद में हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। फिलहाल अभी हम जनरल हम क्या करने वाले, हम एक केस लेंगे, ठीक है, और उसके थ्रू अननोन कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करेंगे। अभी मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा रिदम नहीं बन रहा होगा, लेकिन फिलहाल मैं आगे सब चीज़ें क्लियर करूंगा। तो अभी मैं कुछ चीज़ों पे खामोश हूँ इस वजह से, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट टाइम कांस्टेंट अप्लाई नहीं करें, हमें टाइम कांस्टेंट की डेरिवेशंस पहले करनी होंगी, लेकिन कौन सा केस लेंगे, यानी टाइम कांस्टेंट किस केस पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास 4 केसेस हैं, अंडर टाइम के 2 केसेस हैं, ओवर टाइम और क्रिटिकल टाइम, टोटल 4 केसेस हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि उनमें से कोई एक केस लेंगे, उसको पहले उसके अननोन कोफिशिएंट्स यानी A1 और A2 मालूम करेंगे, कि एक केस लेके, और फिर उस पर टाइम कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी हम बताऊं, अभी ये टाइम कांस्टेंट का टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर टाइम कांस्टेंट कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, सही है। अभी हम क्या करेंगे, एक सिस्टम लेंगे, मैकेनिकल सिस्टम लेंगे, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का, उसके थ्रू रिस्पॉन्स देखेंगे, इसका स्टेडी स्टेट मालूम करेंगे, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मालूम करेंगे, ठीक है, और फिर उसके अननोन कोफिशिएंट्स मालूम करेंगे, यानी पूरी एक सिस्टम एक की आउटपुट इक्वेशन ड्राइव कर देंगे, यानी उसमें कोई भी फिर अननोन पैरामीटर नहीं होगा, ठीक है। और फिर उस पर अप्लाई करेंगे टाइम कांस्टेंट, उसको उस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को कितना टाइम लगा, ठीक है, अपने इस आउटपुट को अचीव करने में। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये है, ठीक है, सही है। अभी टाइम कांस्टेंट का टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, ये मैं फिर से क्लियर कर दूं, ठीक है, ओके, अच्छा, सही समझ आ गया आपको। अच्छा, अब देखिए मैंने वही बात की थी, अभी हम सिर्फ टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया है, एक मैकेनिकल सिस्टम सपोज किया है। अच्छा, रूट्स की बात समझ आ गई आपको? अगर आपका लेस देन, अच्छा, जब आपका जीटा लेस देन 1 होगा, ठीक है, तो रूट्स आपके पास ये होंगे, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। और जब आपका जीटा 0 होगा, तो रिस्पॉन्स आपका इस तरह होगा, रूट्स आपके इस तरह आ रहे होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक समझ आई। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, टाइम कांस्टेंट पे हम क्या करेंगे, जब हम पूरी इक्वेशन के फॉर एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, इससे बात समझ आ जाएगी। हमने किस केसेस देखे थे, और कुछ हमने उसकी जनरलाइज इक्वेशन देखी थी। लेट्स सपोज मेरे पास ये केस है, ये कौन सा केस है, कौन बताएगा मुझे? ये केस है आपका ओवर डैम का। तो इसमें जो ये अननोन कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना, A1 A2, अभी हम क्या करेंगे, इस टाइम कांस्टेंट को अप्लाई करने से पहले या इसकी डेरिवेशन करने से पहले, हम पहले ये अननोन कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब ये अननोन कोफिशिएंट फाइंड आउट होंगे, तभी तो मैं टाइम कांस्टेंट की डेरिवेशन के थ्रू इसका रिस्पॉन्स देखूंगा कि कितना टाइम इसको अपने आउटपुट को अचीव करने में लग रहा है, सही। तो अभी हम ये करेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक सेकंड ऑर्डर मैकेनिकल सिस्टम लिया, ठीक है, ये मैंने एक सेकंड ऑर्डर मैकेनिकल सिस्टम ले लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था स्टेप इनपुट को हमेशा अपना बेंचमार्क रखेंगे हम, स्टेप इनपुट हमेशा मेरा क्या होगा, बेंचमार्क होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सही। तो स्टेप इनपुट मेरा क्या है, बेंचमार्क है, ठीक है। वही एक्स ए ऑफ टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी इज इक्वल टू 1 टी की पावर 0, सही, कोई प्रॉब्लम। ये स्टेप इनपुट हमें समझ आ गया, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेप इनपुट कहाँ से आया। ये हमारे डिफरेंट हमारे पास फंक्शन होते हैं, इनपुट फंक्शन होते हैं, उनमें से हमने स्टेप इनपुट लिया, और हमेशा सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप इनपुट 1 ही रखेंगे, क्योंकि ये हमारा बेंचमार्क होगा, सर ने बताया था, सही। आउटपुट, अच्छा, अब अच्छा मैंने क्या किया, मैकेनिकल सिस्टम लिया हुआ है, 2 नोड्स लगी हुई इस पे, एक तो ये इनपुट हो गया, इनपुट के नोड हो गए एक्स ए, और एक आउटपुट के नोड हो गए एक्स बी। तो अगर मैं एक्स बी निकालना चाह रहा हूँ, तो एक्स बी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मेथड 2 चीजों से निकलेगा, मतलब 2 चीजों को कंबाइन करके मिलेगा मुझे आउटपुट, नेट आउटपुट। एक होगा इसका स्टेडी स्टेट, एक होगा इसका ट्रांजिएंट स्टेट। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, मैं बार बार ये अज्यूम कर रहा होता हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं मुझे, इसलिए मैं खामोश हो जाता हूँ। मैं अब ये मुझे याद आता है कि आप लोग तो रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो ओके। अच्छा, मैं बताता हूँ, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो क्या ट्रांजिएंट, मतलब पहले हम स्टेडी स्टेट देखते हैं रिस्पॉन्स और फिर ट्रांजिएंट देखते हैं, सही। तो हमेशा आपको स्टार्ट लेना है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स से ही लेना है, ठीक है। ऑल तो आप पहले ट्रांजिएंट भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न है, तो पैटर्न के हिसाब से चलेंगे हम। तो पहले स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स देंगे। अब मुझे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स चाहिए, तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए होगी, वो कहाँ से मिलेगी?
पहले इस सिस्टम को सॉल्व तो कर लूँ मैं, तो मैंने सॉल्व किया, मैंने एक्स बी पे नोट पे वही फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, मतलब जो एंटरिंग फोर्स है वो एफ के है और जो आउट गोइंग फोर्स है वो एफ एम प्लस एफ बी है। मैंने इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, एक्स एम माइनस एक्स बी, तो बहुत आसान है, एम डी स्क्वायर एक्स बी प्लस बी डी एक्स बी, यहाँ से मुझे आउटपुट की ये मुझे मिल गई। अच्छा, पहले जो हमने जनरलाइज केस देखा था स्टेडी स्टेट का, वो किसमें था, डिफरेंशियल एक डायनेमिक इक्वेशन थी आपके पास। अब हम चूंकि मैकेनिकल सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास क्या है, एक मैकेनिकल, एक आपके पास क्या आ रही है इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन आ रही है उसमें जो आपके पास वो है एलिमेंट्स जो है वो मैकेनिकल के हैं, सही है, एम बी और के, सही। अगर ये रोटेटरी सिस्टम होता तो यहाँ पर जे डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस के होता, सही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये आपका इनपुट है, मेरा माउस का कर्सर देखेगा, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है, कोई प्रॉब्लम, सही। अच्छा, इनपुट मेरा एक्स ए है, तो मैंने बताया था एक्स ए का जनरल जो आपकी इक्वेशन है, जो सीरीज है वो उस तरह होती है, आर नॉट प्लस आर वन टी प्लस डॉट डॉट आर के टी की पावर के बाय के फैक्टोरियल, सही। और आउटपुट किस तरह होगी, बी नॉट प्लस बी वन टी, याद आ गया, बी नॉट प्लस बी वन टी प्लस बी टू टी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, ये आ रहा होता है पी बी क्यू टी की पावर क्यू बाय क्यू फैक्टोरियल, सही। इनपुट का ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मुझे बताएगा कि मेरे आउटपुट का ऑर्डर क्या है, मैंने डिस्कस किया था। इनपुट के ऑर्डर को हम बोलते हैं के, आउटपुट के ऑर्डर बोलते हैं हम एक्स। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, ठीक, सही जा रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे आउटपुट का ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं देखूं, तो उसका जो लास्ट एलिमेंट है के है, इसके साथ जो डी लगा है उसकी पावर क्या है, जीरो, तो जीरो क्या हो गया, एक्स जीरो हो गया मेरा, ठीक है। के इनपुट का ऑर्डर देखूं, तो इनपुट का ऑर्डर अगर मैं देखूं, तो इनपुट में कौन सा यूज कर रहा हूँ, बेंचमार्क, अपना इनपुट का ऑर्डर क्या है, जीरो, तो जीरो प्लस जीरो क्यू जीरो हो गया। इसका मतलब मेरा आउटपुट कहाँ तक आएगा, स्टेडी स्टेट का बी नॉट तक, तो एक्स बी एस डॉट एस इज इक्वल टू बी नॉट। फिर क्या करूंगा, इसको कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा, ताकि मुझे अननोन कोएफिशिएंट मिल जाए, ठीक है, मतलब इस अननोन कोएफिशिएंट की वैल्यू, मतलब बी नॉट की वैल्यू मिल जाए। मैंने यहाँ पुट किया, मैंने इसको पुट करने के बाद मैंने डेरिवेटिव देखा, क्या सेकंड डेरिवेटिव, सॉरी, इस कोएफिशिएंट का क्या होगा, मतलब जीरो होगा, ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो होगा, तो ये क्या आ जाएगा, के बी नॉट, और ये आपका के आ गया। ये वन कहाँ से आया, तो के इनपुट मेरा स्टेप इनपुट है, तो वैल्यू इसकी क्या है, वन, के वन पुट कर दिया, के से के कैंसिल हुआ, तो बी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, वन, तो बी नॉट किसके बराबर, यानी बी नॉट की वैल्यू हो गई वन, यानी मुझे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मिल गया क्या, वन। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मुझे निकालना है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, क्या निकालना है मुझे, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। सबको क्लियर है, कुछ भी कंफ्यूजन में, आवाज मुझे लगता है अब ठीक आ रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज भी बोल रहा हूँ, ऊपर से मैंने माइक चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया, मुझे आवाज़ सही लग रही है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है थोड़ा, और ऑडियो भी मेरी सही आनी चाहिए वैसे, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी मुझे बता देगा। अच्छा, अब मुझे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देखना, ये छोड़ दें केस वगैरह, ये मैंने गलत देख दिया, सही, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, चल। अब मैंने क्या किया, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मुझे निकालना है, तो कौन बताएगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए इस मैकेनिकल सिस्टम के इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, डी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर लिखना होगा, क्योंकि हम रूट्स मालूम, मतलब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की नेचर रूट्स पर डिपेंड कर रही होती है। तो मैंने ये इक्वेशन ली और इसमें डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया एम से, ये मैंने कैपिटल एम लिख दिया, आई एम सॉरी, ये अच्छा सही नहीं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया, सही, बिल्कुल ठीक किया। अब मैंने क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन को इस जैसा बनाना है, तो यहाँ पर m आ रहा है, तो दोनों साइड पे किससे डिवाइड कर दूंगा, m से, ताकि इस जैसी इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाए, इस शेप में इक्वेशन आ जाए, इस जैसी इक्वेशन मुझे मिल जाए। तो मैंने क्या किया कि m से डिवाइड करा दिया, कोई कंफ्यूजन, सही। अच्छा, सही, फिर मैंने क्या किया, कंपेयर करवाया इनको, कंपेयर करवाने के बाद मुझे यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप याद ही कर लें, ओमेगा n किसके बराबर है, अंडर के बाय एम के, किस तरह मैं बताता हूँ ना किस तरह, यहाँ से कंपेयर करवाऊंगा, तो टू जीटा ओमेगा n किसके बराबर आ जाएगा, ये देखें, टू जीटा ओमेगा n किसके बराबर आ जाएगा, बी बाय एम के, बी बाय एम के आ गया बराबर, सही। अब मुझे ओमेगा n फाइंड आउट करना है, ओमेगा n किस तरह फाइंड आउट करूंगा, सिंपल, ओमेगा n स्क्वायर किसके बराबर है, के बाय एम के बाय एम लिख दिया, तो रूट इसका क्या हो जाएगा, मतलब
स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाय एम। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। बी नॉट क्या है मेरे पास, बी नॉट मेरे पास है के बाय एम, और बी टू क्या है 1, तो के बाय एम डिवाइड बाय 1 के बाय एम, अंडर रूट के बाय एम आ गया। फिर मैंने क्या किया, पुट कर दिया इस के बाय एम को, यहाँ पुट कर दिया। जब पुट किया तो ये डिवाइड हो रहा था, सही। मतलब मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, मैं उस ओमेगा एन को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड जो वैल्यू आ रही है वो डिवाइड हो रही होगी मेरे पास, अंडर रूट के बाय एम मेरा डिवाइड हो रहा होगा अल्टीमेटली। अरे मैं मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही होगी, ओमेगा एन को यहाँ पुट कर दें, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा वहाँ के, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वहाँ के डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो ये डिवाइड किया हुआ मैंने, क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करना है ना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दूँ तो ये अंडर रूट बी बाई के हो जाएगा, बी बाई बोल दिया, एम बाई के हो जाएगा, सही। और यहाँ से फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं देखूँ, अगर मैं 1/2 जो रूट है मेरे पास इसका m का 1/2 है ना, सही। अगर मैं 1/2 को माइनस कर दूं 1 से, तो माइनस क्यों करूंगा, तो कि ये m है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो 1/2 -1 किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 -1 किसके बराबर हो जाएगा, ये -1/2 के। ठीक है, तो जो रूट्स आ रहा है मेरे पास वो क्या आ रहा है, -1/2। तो -1/2 को मैं नीचे किस तरह लिख सकता हूँ, मतलब अगर मेरे पास -1/2 आ रहा है तो मैं इस वाले, यानी इसकी m की पावर क्या आ रही होगी, एक तो बस ये राइटिंग कॉम्प्रोमाइज कीगा, ये -1/2 आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे लिख दूं तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ये, सही है। तो वही लिखा हुआ है, इसको मैंने नीचे करके लिख दिया, ये इस तरह आया। और अंडर रूट के तो आपका उसी तरह है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट m के हो जाएगा, तो ये इस तरह आया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ना। अच्छा, अब व्हेन रूट्स आर रियल, अच्छा अब ये, अच्छा रूट्स क्योंकि मेरे पास ये, तो अब इक्वेशन मेरे पास वही मैंने केसेस कंसीडर किए हुए। अच्छा मैंने यहाँ पे एक अपने लिए कंफ्यूजन ये कर दी, मतलब आप लोगों के लिए कंफ्यूजन कर दी कि मुझे ना m1 की जगह ये डाल देना चाहिए थी रूट्स। असल में मैं अब क्या करने वाला हूँ, अब मैं उस जीटा वाली इक्वेशन को लेकर एक, मतलब अब मैं जीटा वाली इक्वेशन को लेके इन अननोन इक्वेशंस, अननोन इक्वेशन बोल दिया, इस इक्वेशन मतलब इन इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन पिक करूंगा और सबसे मुश्किल वाली देखूंगा, ठीक है। और मैं ये अननोन जो कोफिशिएंट्स हैं इनको फाइंड आउट करूंगा। तो मेरे पास अगर रूट्स अगर रियल डिस्टिंक्ट है तो मेरे पास इस तरह के रूट्स आ रहे होंगे, इनको रूट्स को मैं यहाँ पुट कर दूं तो एक इक्वेशन ये हो गई। रूट्स जब मेरे पास सेम है तो इक्वेशन इस तरह हो गई, ये a1 e के पावर माइनस ओमेगा एन टी प्लस a2 t e के पावर माइनस ओमेगा एन टी, सही। अगर केस 3 में आपके पास रूट्स आपके पास डिस्टिंक्ट है, ओ कॉम्प्लेक्स है, तो इक्वेशन इस तरह आ रही होगी आपके पास। तो ये हम ड्राइव कर चुके हैं, मैंने वैसे लिख दी, ठीक है। बस हम यही केस लेने वाले हैं, हम यही केस लेने वाले हैं। हम इस केस के थ्रू क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, कौन बताएगा मुझे, हम ए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। हम इस अननोन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा इसमें अननोन कोफिशिएंट दो हैं, बताएं कौन बताएगा, एक ए है और दूसरा थीटा है। ये फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन कंप्लीट होगी, फिर टाइम कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। अब क्लियर होना शुरू हुआ, हम टाइम कांस्टेंट के से पहले क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन को ले रहे हैं, कोई एक केस कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा मैं तीनों केस करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह, सर नहीं करवाता मैं तीनों करवाऊंगा। फिलहाल अभी एक देख लेते हैं तो ये अननोन कोफिशिएंट और ये थीटा मैं फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। चलो अच्छा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर केस 4 पे कंसीडर कर रहा हूँ, सही। मैंने पहले बताया था मैं केस 4 कंसीडर करूंगा। ओह सॉरी, केस 4 की केस में आपके पास कोई रियल पार्ट नहीं होगा, तो ये जनरलाइज इक्वेशन ये इस तरह आ रही होगी। फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वही केस 3 ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सबसे कॉम्प्लेक्स केस ले रहे हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स केस यही है आपका, ये है, और 1 वाला है। 1 वाला भी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो केस में भी आपके पास दूर जो आ रहे हैं वो इस तरह आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं। तो कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट से सबसे मुश्किल केस जो है ना
वो केस 3 है। ठीक है, तो हम ये मैं इसको इसी को सॉल्व करूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये हुआ, मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने लिए आसानी की मुझे पता है कि सिग्मा किसके बराबर है, जीटा ओमेगा एन। ठीक है, ये अच्छा ये टाइम कांस्टेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है टाइम कांस्टेंट। लेकिन इससे पहले हमें ये अननोन दो कोफिशिएंट बोल रहा हूँ, अननोन दो पैरामीटर पता होने चाहिए, एक ए कोफिशिएंट जो है इस इक्वेशन का और एक थीटा। ये पता नहीं होगा तो मैं टाइम कांस्टेंट, जब ये अननोन पता नहीं चलेंगे तो मैं उस इक्वेशन का रिस्पॉन्स किस तरह फाइंड आउट कर सकता हूँ जब उसका मुझे इसके पैरामीटर ही नहीं पता। जब मुझे पूरी इक्वेशन का हर एक अननोन पैरामीटर पता चल जाएगा तब मैं अप्लाई करूंगा टाइम कांस्टेंट। तो मैं यही करने वाला हूँ अभी। अच्छा, मैंने क्या किया, इसको पहले जीटो मैगन में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इन्हीं। अच्छा, अब मैं वही सीए में जाऊंगा जो हमारा सर्किट एनालिसिस का जो कोर्स था। तो सर डॉक्टर सुलेजा साहब ने हमें पढ़ाया था, सही। तो उन्होंने हमें किस तरह सिखाया, वो वही मेथड हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है। मतलब हम जो हमने सर्किट एनालिसिस में क्या करते थे, हम नेटवर्क का रिस्पॉन्स देख रहे होते थे रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। तो इनिशियल कंडीशन हम एज्यूम करते थे कि लेट्स सपोज अगर स्विच आपका क्लोज है तो उसके बाद आपके पास क्या है, आउटपुट क्या है। यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि 0 है, मतलब वो अब फिलहाल। अच्छा, ये भी सर बता चुके हैं डॉक्टर रियाज कि हम जब भी कंट्रोल पैरामीटर अप्लाई करेंगे ना किसी नेटवर्क पे या किसी सिस्टम पे, तो हम इनिशियली सपोज करेंगे वो चीज आपकी रेस्ट पे, वो चीज आपकी किस पे, रेस्ट पे। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसकी इनिशियल कंडीशन हम रेस्ट पे रखेंगे हमेशा, सही। तो यहाँ पर हमारे लिए आसानी कर दी गई है इस कोर्स में कि सबसे आसानी किस तरह, स्टेप इनपुट आपका हमेशा स्टेप होगा। आसानी ये हो गई पहली तो, यानी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आराम से निकल जाता है, वो लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। इस तरह हमने देखा था पैराबोलिक इनपुट, कितना लंबी इसकी इक्वेशन आ रही थी, लेंथी इक्वेशन थी ना, मुश्किल था। तो स्टेप इनपुट पे आसानी हो गई, इसके थ्रू में पता चल गया हाँ यार बस ये आपको इनपुट आपका स्टेप होना चाहिए और फिर आपका स्टेडी स्टेट निकाल लो, सिंपल कंपेयर करवा के। दूसरे में आसानी है कि आपकी इनिशियल कंडीशन में सबसे पहले आपका सिस्टम रेस्ट पे सपोज किया जाएगा, मतलब वो पहले से डायनेमिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो एक्स भी 0 हो गया। अच्छा, एट टी इक्वल 0 डी एक्स भी 0 है आपका, सही। तो रेस्ट में सिस्टम, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0 होगा। बस अब तो काम हो गया, आप आधे से ज्यादा काम ये हो गया, सही। अच्छा, मैंने इसी क्वेश्चन को लिया, इसमें 0 पुट कर दूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये ए की पावर 0 1, तो 1 प्लस ए साइन थीटा, यानी 1 प्लस ए मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो यहाँ से मुझे ए तो मिल गया, ए अननोन तो मुझे वैसे ही मिल गया, यहाँ मेरा काम आसान हो गया, ए मुझे वैसे ही मिल गया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर मैं देखूं, अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले वही सेकंड डेरिवेटिव लूंगा, क्योंकि मुझे क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। थीटा के लिए अब यही दो अननोन पैरामीटर हैं, तो इक्वेशन कितनी आनी चाहिए, दो, सिंपल। आवाज इंशाल्लाह क्लियर आ रही होगी। अच्छा, मैंने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, यहाँ पर क्या लगा, कौन बताएगा, क्या लगाऊंगा यहाँ पर, यू डॉट वी लगाऊंगा। तो पहले इसका डेरिवेटिव लूंगा, इसको ऐसे रखूंगा, वही काम किया हुआ। इसका डेरिवेटिव लिया, ये माइनस क्यों आया, तो ये माइनस आ रहा था यार, मतलब नीचे जाके माइनस हो जाएगा ना। इसका डेरिवेटिव लिया ई की पावर का, एक मिनट, सही। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा मैं हर एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूं, क्योंकि सर यूजुअली जब पढ़ाते हैं तो वो एज्यूम करके चलते हैं कि हमें पता होगा, तो सर थोड़ा स्किप कर देते हैं। तो मैं कोशिश होगी मैं इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन फर्दर करूं, ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे थोड़ा डेरिवेटिव्स को समझने में थोड़ा देखना पड़ता है, फिर मुझे समझ आ जाता है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इसको पूरा पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो वरना फिर फ़ायदा नहीं है ना, अगर मैं इसको जल्दी लेके चलूँ तो फिर तो फ़ायदा नहीं क्लास लेने का। तो मैं एक एक स्टेप इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा जो मैंने लिखा है, सही। तो माइनस जीरो मैगन हो गया, ए ये आपका इसी तरह आया है, सही। और ये आपका डेरिवेटिव आपने इसका ले लिया। अच्छा, ये वाली क्वांटिटी आपने ऐसे, भाई यू भी हमने अप्लाई किया, ये आपकी क्वांटिटी वैसे आएगी प्लस। अब मैं इसको ऐसे रखूंगा, तो मैंने इसको ए ई के बाद माइनस जीटा ओमेगा एन को ऐसे रखा, और मैंने इसका डेरिवेटिव लिया। इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये बाहर आ जाएगा, आपको पता है, सही। ये इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है। डी एक्स भी 0 है, टी एट टी इज इक्वल टू 0, तो ये 1 हो जाएगा, सही। ये साइन थीटा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए नहीं सॉरी माइनस जीटा ओमेगा एन ए
ये 1 हो जाएगा, और ये साइन थीटा ये भी 0 हो जाएगा आपके पास क्वांटिटी, तो जहाँ जहाँ टी है वो सब 0 हो जाएंगे, तो ई के पास 0 1 होता है वैसे। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ गया, यहाँ पुट करूंगा तो ओमेगा एन अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में 1 ई के पास 0 1 होता है, और ये 0 हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके ये जनरलाइज इक्वेशन मेरे पास आ गई, मैंने इन दोनों को कंपेयर करवाया, और यहाँ से अच्छा यहाँ पर अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया कि मुझे साइन थीटा बाय कॉस थीटा मुझे इक्वेशन मिल गई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर बाय जीटा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को सेपरेटली कंपेयर करवाना है, यानी साइन थीटा मेरा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, और कॉस थीटा मेरे पास जीटा है। लेकिन ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, वैसे ये काम आपको उसी वक्त करना है जब आपके पास जीटा की रेंज ये हो। अगर जीटा की रेंज चेंज हो गई फिर आप ये काम नहीं कर सकते, फिर आप इस तरह डायरेक्ट कंपेयर नहीं करा सकते, नहीं, फिर डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, वो टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी। फिर ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, सेपरेटली कंपेयर कर रहा हूँ, यानी साइन थीटा इक्वल मैं सपोज कर रहा हूँ कि अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर के बराबर है, और कॉस थीटा जीटा के बराबर है। ये सिर्फ उसी केस में जब मेरे पास रेंज ये है, और बस आप रेंज को मतलब रेंज तो सर यही रखेंगे, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ कि सिर्फ उसी रेंज के लिए 0 से 1 तक, यानी जब जीटा जीटा आपका 0 से 1 के दरमियान लाया कर रहा है, तो उसी वक्त ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ भी है, यानी व्हेन जीटा 0 लेस देन जीटा लेस देन 1, जब ये हमारे पास है तो साइन थीटा आपके पास क्या अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ लिखा है ना, ये आपका यूज होगा जहां जहां साइन फाइ, अच्छा मैं साइन थीटा बोल रहा हूँ उसको, ये साइन फाइ कहते हैं या साइन साइ कहते हैं, मर्जी आपकी, तो मैं इसको साइन थीटा मैंने गलती से बोल दिया, ये साइन फाइ है बेसिकली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, सब क्लियर है। कॉस थीटा मेरे पास थीटा के बराबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर मैंने कंपेयर करवा दिया, कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, थीटा इनवर्स मुझे यहाँ मिल गया, थीटा इनवर्स मिल गया मुझे। अब मैं थीटा को कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पर, सही, कोई इशू तो नहीं। थीटा मैंने यहाँ पुट कर दिया, ए मुझे पहले मिल चुका था 1 अपन साइन थीटा, या साइन फाइ कहते हैं, एक ही बात है। बस मुझे दोनों अननोन पैरामीटर मिल गया, मैंने इनको यहाँ पुट कर दिया, बस ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब इस 14 वाली इक्वेशन को यूज करते हुए हम टाइम कांस्टेंट की डेरिवेशंस करेंगे, सही है, और फिर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसमें हम टाइम कांस्टेंट प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन का, इस ट्रांजिएंट रिस्पांस का। बस ये था। अब ये हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में, फिलहाल ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, तो मुझे बस ये डेरिवेशन बतानी थी, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। तो अब हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, हम निकालेंगे इसका पीक टाइम, क्योंकि ये आपका अंडर टाइम केस है, तो वो आउटपुट आपका स्टेडी स्टेट के बाद शूट जो किया है, तो ये लॉस, ठीक है, एम पी बाई एम एस रेशियो निकालेंगे, पीक आउटपुट निकालेंगे, रैंप इनपुट मुझे पता है स्टेप इनपुट है, ठीक है, इसका राइस टाइम निकालेंगे कि कब उसको कितना टाइम राइस टाइम लगा, कितना राइस टाइम लगा इस आउटपुट को, इस इनपुट को फॉलो करने में, और कितना पीक टाइम लगा ये कैलकुलेट करेंगे, और कितना उसको सेटल होने में टाइम लगा एट 1% 2%, तो ये कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर। ठीक है, फिर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं फिर 2 केसेस और दिखाऊंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल माइंड हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे ख्याल में, और यूनिवर्सिटी का टाइम भी हो गया, तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो वैसे पूछ लेगा, कोई मसला हो। ठीक है, तो यही कंक्लूड करते हैं इसको, ये मेरा पार्ट 2 होगा एफ का, चैप्टर 3। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।